नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस पेपर 2020 को हल कराऊंगा। इससे पहले मैं 2016 से लेकर के 2019 तक के सारे प्रीवियस पेपर हल करा चुका हूं। तो जो लोग अभी तक मेरे वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्रीवियस पेपर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही में यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं 2020 के पहले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें सबसे पहले जो 5 प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। और उनमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, और 4 विकल्प में से हमको सही जो ऑप्शन होता है उसको जो है लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 125/64 के घन रूप का आधार है। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको घन के रूप में लिखना है और फिर उसका आधार बताना है कि उसका आधार कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए 125/64 के घन रूप का आधार क्या है ये बताना है हमको। तो यहाँ पर देखिए 5/4 का अगर हम घन कर दें इस तरीके से, देखिए 5 25 25 पंचे 125 होता है, और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 5/4 का होल क्यूब अगर कर दिया जाए तो 125/64 के बराबर हो जाएगा। तो ये घन रूप में इस तरीके से लिख जाएगा। अब इसका हमको बताना है कि आधार क्या होगा। तो देखिए आधार 5/4 होगा, और घात यहाँ पर अगर पूछा जाता तो घात 3 होती। तो यहाँ पर आधार लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका आधार बराबर कितना होगा, 5/4, और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन में 5/4 दिया होगा, जिस ऑप्शन में उसी को हमको टिक करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई वृत्त है, देखिए इस तरीके से कोई वृत्त है, और उसके जो है परिधि पर कोई एक बिंदु इस तरीके से ले लीजिए। तो उस पर जो है कितनी स्पर्श रेखाएं, यानी कि उस जो बिंदु है उस बिंदु को टच करती हुई कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये होगा सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे परिधि पर इस तरीके से एक बिंदु लेंगे और उसको अगर टच करती हुई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर जो है इसका जो एक वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। एक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, यानी कि संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का पूरा नाम है। एटीएम का पूरा नाम है, देखिए डीएलएड में ये क्वेश्चन पहली बार आया है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए था लेकिन अब पूछा गया है। तो आंसर तो इसका सही देना जरूरी ही है, और सही आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमको पता होगा। देखिए 2020 में जो लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं उनके लिए क्वेश्चन भले ही नया रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अब 2020 में आ चुका है। तो आप लोगों के लिए तो अब ये नया है नहीं, तो आप लोग इसको ज़रूर जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब एक बार प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है तो अब आगे की परीक्षाओं में भी ये आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए एटीएम का पूरा नाम पूछा गया है, तो एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा या फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी। तो देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये हो जाएगा एटीएम का फुल फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ है, यानी कि बक्सा जो है वो कैसा है, घनाकार है। और जो है घनाकार बक्से का जो है हमको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और एक भुजा दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो है भुजा जो घनाकार जो है बक्से की दी गई है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दी गई है। तो इसको सबसे पहले हम एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घन की एक भुजा निकाल लेते हैं एक यूनिट में। घन की एक भुजा बराबर तो देखिए 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 100 से अगर गुणा कर दे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर अगर 30 कर दे तो 30 तो जो है सेंटीमीटर में है ही। तो यहाँ पर जो है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर पूरा जो है सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 100 और 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, यानी कि 130 सेंटीमीटर जो है घन की एक भुजा हो जाएगी। अब हमको घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधे से हम घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला होता है 6a²। तो यहाँ पर 6 × a² का मतलब यहाँ पर देखिए a घन की एक भुजा है, तो यहाँ पर एक भुजा हम 130 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर a की जगह पर 130 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 6 गुणे हो जाएगा 130 गुणे 130, 130 गुणे 130 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 6 गुणे हो जाएगा 13 तेरहियम 169 होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 का 13 से गुणा करना है, 13 तेरहियम 169 हो जाएगा। आगे 2 जीरो लगा लेंगे तो ये 130 गुणे 130 का गुणनफल हो जाएगा। अब इसका गुणा हमको क्या करना है, 6 से करना है। तो 6 से देखिए इसका गुणा करेंगे तो 9 छाक 54 हो जाएगा, 54 का 4 और फिर 6 छाक 36 और 36 और 5 कितना हो जाएगा, 36 5 41, 41 का 1 हो जाएगा और फिर 6 कम 6 और 6 4 10 हो जाएगा। और आगे देखिए 2 जीरो हैं तो आगे 2 जीरो लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,01,400 आ जाएगा। और सेंटीमीटर में है इसलिए इसको जो है ये संपूर्ण पृष्ठ है तो इसको हम किस में लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे तो जिसमें जो है 1,01,400 वर्ग सेंटीमीटर हो वही विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है, यानी कि इसके हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं तो पहले 2 पदों का जोड़ा बना लेंगे और फिर लास्ट वाले 2 पदों का जोड़ा बना लेंगे और 2 के जोड़े में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, देखिए x²। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए x³ दिया हुआ है और फिर प्लस 2x² दिया हुआ है, प्लस 5x दिया हुआ है और प्लस का 10 दिया हुआ है। तो अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन देखिए x² मिल रहा है और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2, तो x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है 5, अब यहाँ से बचेगा x और यहाँ पर देखिए बचेगा 5 दूना 10, यानी कि प्लस का 2 बचेगा। अब इन दोनों में से देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इन दोनों में देखिए x + 2 कॉमन मिल रहा है तो x + 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² + 5 बच जाएगा और यही जो होगा इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि जिस विकल्प में x + 2 और x² + 5 मिल रहा हो वही विकल्प इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो थे वो समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन। तो देखिए अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, log 625 और बेस में 5 है बराबर 4 को घातांकीय रूप में लिखिए, यानी कि इसको हमको घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखिए घातांकीय रूप में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए
जो बेस में संख्या होती है उसको बेस में ही रखते हैं, और जो बराबर के उस पार संख्या होती उसको आगे ले आते हैं, और जो यहाँ पर पावर में संख्या होती इसको बराबर के उस पार ले जाते हैं। यही काम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो है यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए बेस में जो है आ जाएगा 5, और फिर इसको आगे ले आएंगे तो यहाँ पर बटे में सॉरी पावर में 4 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 625। तो इस प्रकार से यही इसका घातांकीय रूप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 4 अगर आप करके देखें तब भी इतना ही आएगा। देखिए 5 25, 25 पंचे 125, और 125 पंचे 625 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, यानी कि 5 का क्यूब कितना होगा, 625 होगा। तो इस तरीके से घातांकीय रूप में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है एक्स। देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर होनी चाहिए, और या तो 5 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है, जहाँ एक्स विषम संख्या है, यानी कि एक्स जो है वो एक विषम संख्या है, और एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए, और या तो 5 के बराबर होनी चाहिए। और फिर देखिए बी के अवयव दिए हुए हैं 2 3 5 1 हों तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ए के अवयव लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या कहा गया है कि विषम संख्या होनी चाहिए, और साथ में कंडीशन दी हुई है कि एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, या तो 5 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 से छोटी सभी विषम संख्याएं लिख लेते हैं। तो देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से ना कटें। तो देखिए 1 हो जाएगा विषम संख्या में, और फिर देखिए 2 तो 2 से कट जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगी। फिर 3 हो जाएगा, और फिर 4 2 से कट जाएगा, और फिर 5। यहाँ पर देखिए 5 भी कहा गया है कि या तो एक्स की वैल्यू 5 के बराबर हो, और या तो उससे छोटी हो। ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर 5 भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे ए के अवयव। और फिर जो है बी के अवयव देखिए क्या हो जाएंगे, 2 3 5 1। देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन आसान है। यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन समझ लीजिए कि देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो एक विषम संख्या होनी चाहिए, और 5 से छोटी या 5 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 5 से छोटी या 5 के बराबर विषम संख्याएं जो होंगी वो यही 3 होंगी, 1 3 और 5। और फिर बी के अवयव तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत कौन से आएंगे, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा। और फिर 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी के अवयव हो जाएंगे 1 3 और 5। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने न आए हों तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 व्यक्ति काम करते हैं, 200 व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि कुल 200 व्यक्ति काम करते हैं। और यदि 25 व्यक्ति ना आए काम करने तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो वो भी देख लेते हैं। यदि 25 व्यक्ति काम करने ना आए तो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर। तो देखिए 25 व्यक्ति जब नहीं आएंगे तो 200 में से 25 घटा देंगे, और जब 25 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 175। यानी कि जब 25 व्यक्ति काम करने ना आए तो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 175 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है
कि काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम जो है लिख लेते हैं। काम करने वाले व्यक्ति और बटे हो जाएगा काम न करने वाले व्यक्ति। तो देखिए इन्हीं दोनों लोगों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति और काम न करने वाले व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए काम करने वाले व्यक्ति हम निकाल चुके हैं 175, और काम न करने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो जो नहीं आए हैं वही काम न करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि वो हो जाएंगे 25। तो 175 बटे 25 कर देंगे। अब 25 से हम 175 को भाग कर देंगे तो देखिए 25 चौको 100 होता है और 25 सत्ते 175 होता है। तो 25 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो है 7 बार ये जाएगा, तो यहाँ पर 7/1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम 7:1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करने वाले व्यक्ति और काम ना करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, यानी कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सहारे आप लोग ना रहिए, थोड़ा अलग से भी तैयारी रखिए, क्योंकि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर के नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अलग से भी क्वेश्चन तैयार करते रहना, और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप लोग अलग से भी अच्छी तैयारी जो है करते रहिए, जिससे आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। अब यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए x² प्लस 7x प्लस 14 में x+3 से भाग कर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको भाग करना है यहाँ पर। तो देखिए x+3 से भाग करना है x² प्लस 7x प्लस 14 को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखिए x² लाना है, तो सबसे पहले हम x बार ले जाएंगे। तो देखिए x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा, फिर x का 3 से गुणा होगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब 7 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14, ऊपर से उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमको 4x लाना है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस का 4 ले लें तो देखिए 4x हो जाएगा, 4x और फिर 4 का 3 से गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 14 में से 12 घट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए भागफल हमारा कितना आ जाएगा, भागफल बराबर आ जाएगा x+4 और शेषफल आ जाएगा, शेषफल बराबर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देखिए प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया है और वहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, और बाकी क्वेश्चन सेम है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो है ब्याज की जगह पर चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया है, और बाकी जो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपये, और फिर देखिए दर दी हुई है 10%, और फिर देखिए समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी कि हमको ए ज्ञात करना है। तो ए बराबर यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, ए बराबर P1 + R/100 की पावर T। अब यहाँ पर देखिए
ए हमको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। पी यानी कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम 5,000 लिख लेंगे। फिर 1 प्लस आर दिया हुआ है यानी कि दर दी हुई है 10%। और फिर समय दिया हुआ है, देखिए 3 वर्ष, यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। अब जो है यहाँ पर 5,000 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10, 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 हो जाएगा और इसकी पावर में 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। और फिर देखिए इन 3 जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बटे में संख्या खत्म हो जाएगी। अब ऊपर ऊपर इनका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 11 पच्छे 55 हो जाएगा और फिर देखिए गुणे 11 ग्रहियम 121 हो जाएगा। अब 55 का 121 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 55 एकम 55 का 5 हो जाएगा। फिर 55 दुना हो जाएगा 110 और 110 और 5 115 हो जाएगा, 115 का 5 हो जाएगा। फिर 55 एकम 55 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो है कितना हुआ था, 55 दुना 110 और 110 में 5 जोड़े थे तो 115 हुआ था, यानी कि यहाँ पर बचा 11, तो 55 एकम 55 हो गया और फिर 11 इसमें जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6,655 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो मिश्र धन है वो मिश्र धन कितना आ जाएगा, 6,655 रुपया। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन ही पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया होता तो हम क्या करते कि इस मिश्र धन में से मूलधन घटा लेते तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल आता। लेकिन अब क्वेश्चन में सिर्फ जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन ही पूछा गया है, तो क्वेश्चन को यहीं तक हल करेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देखिए यदि 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 और अनुपात 2.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव में संख्याएं दी गई हैं और समानुपात में ये पद दिए हुए हैं, तो इनका क्या करना है, x की वैल्यू इनमें हमको निकालना है। तो देखिए समानुपात की एक कंडीशन होती है कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो वही कंडीशन हमको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए मध्य पदों का गुणा कर लेंगे। सबसे पहले 1.25 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा बराबर वाह पदों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2.5 और फिर अपान 1.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो अंकों के बाद दशमलव लगा है, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, और नीचे भी देखिए दो अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ से हम दशमलव हटा सकते हैं। अब डायरेक्ट हम 25 से जो है इसको सरल कर लेंगे, तो देखिए 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 चौको 100 होता है और 25 पंचे 125 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 से भाग कर देंगे 25 को, तो 5 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू ही हमको निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि अब देखिए जो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं, तो अब ये लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, देखिए चित्र बना हुआ है और कहा गया है कि इसमें ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए डी सी यानी कि ए डी सी ये कोण दिया हुआ है 140 डिग्री हो तो कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। कोण बी, देखिए बी ए सी यानी कि ये कोण हमको ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं, चूंकि कोण ए डी सी बराबर दिया हुआ कितना 140 डिग्री, अतः कोण ए बी सी कितना हो जाएगा। देखिए
ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये कहा गया है यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक परिमेय है। और देखिए जो है यहाँ पर हमको ए बी सी सबसे पहले निकालना है। तो देखिए ए बी सी कितना हो जाएगा, अगर हम 180 में से 140 को घटा दें तो हमारा ए बी सी निकल आएगा। कोण ए बी सी यहाँ से निकल आएगा। तो देखिए 180 में से 140 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोण हमारा 40 डिग्री निकल आएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ये कोण निकालना है। उससे पहले यहाँ पर हम एक दूसरी कंडीशन लगा देंगे। देखिए ये कोण हमारा निकल चुका है और यहाँ पर देखिए कोण ए सी बी हमको निकालना है। ए सी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए कोण ए सी बी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त का कोण है। आप लोग ये पर में भी पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि व्यास पर बना कोण जो होता है वो समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यास भुजा है और इस व्यास पर बना ये कोण है तो ये 90 डिग्री का होगा। और ये अर्धवृत्त में बना कोण है इसलिए भी इसको 90 डिग्री कहा जा सकता है। दोनों एक ही बातें हैं, चाहे आप कह लें कि जो है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और चाहे कह लें कि जो व्यास के द्वारा बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अर्धवृत्त का कोण है इसलिए 90 डिग्री का हो जाएगा कोण ए सी बी। और अब ये कोण हमको पता चल गया है और ये कोण पता चल गया है, ये 90 डिग्री का है। अब हम अगर त्रिभुज ए सी बी ले लें तो जो है इसमें तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दो कोण हमको पता चल चुके हैं तो हम तीसरा कोण आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब कोण ए हमको निकालना है, कोण ए निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो है कोण बी कितना दिया हुआ है, कोण बी हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री और फिर कोण सी निकाल चुके हैं 90 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस देखिए हो जाएगा 40 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। अब जो है 180 में से इनको जोड़ करके घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 40 में जो है 180 में से जो है 90 प्लस 40 का मतलब 130, 180 में से 130 हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए कोण ए 50 डिग्री हमारा निकल आएगा और यही हमको निकालना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं, इनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये देखिए जो है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और 2016 में स्वयं यही क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद फिर 2020 में भी देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए जो है 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं और इनकी बारंबारता दी गई है और हमको करना क्या है कि इनका समांतर माध्य यानी कि इनके जो भार हैं, भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम में भार जो है दिया हुआ है और फिर नीचे बारंबारता यानी कि 40 किलोग्राम के जो है 4 छात्र हैं और फिर 42 किलोग्राम के जो है 12 छात्र हैं और 43 किलोग्राम के 18 छात्र हैं और इसी तरीके से 44 किलोग्राम के 10 छात्र हैं और 45 किलोग्राम के 6 छात्र हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 50 विद्यार्थी हैं और इनके जो भार हैं, भार जो है भार का समांतर माध्यम को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम नीचे इस टाइप की सारणी बना लेंगे और फिर देखिए यहाँ से ये क्वेश्चंस
यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इतना क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा, आपको यही सारणी जो है इस तरीके से बना लेना है और यहाँ पर ये भार किलोग्राम में इस तरीके से लिख लेना है और फिर बारंबारता इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये f हो जाएगा, यहाँ पर x इंटू एफ हमको सबसे पहले ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 का मतलब यहाँ पर 160 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 12 का गुणा 42 से करेंगे तो 12 दूना 24, 24 का 4 हो जाएगा और फिर 12 चौक 48 और 48 दो 50 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 4 आ जाएगा। फिर 18 3 54, 54 का 4 हो जाएगा और फिर 18 चौक 72 और 72 और 5 77 हो जाएगा। और फिर देखिए 10 का गुणा 44 से करेंगे तो 440 हो जाएगा और फिर देखिए 6 का गुणा 45 से करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 24 और 3 27, यानी कि यहाँ पर 270 हो जाएगा। अब इन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर देखिए 6 और 7, 6 6 12, 12 एक 13 हो जाएगा और 13 और 4, 13 4 17 और 17 7 कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा और 6 6 12 एक 13, 13 4 17, 17 2 हो जाएगा 19 और 19 और 2 हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से 2148 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर जो है अब सिग्मा हम एफ ज्ञात कर लेंगे क्योंकि समांतर माध्य में इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इनका भी योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 4 16 हो जाएगा और 16 का 16, 16 दूना 32 और 32 दो 34 हो जाएगा और 34 10 44 हो जाएगा और 44 और 6 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इनको हम चाहे जोड़ लें और चाहे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 50 विद्यार्थियों के भार, यानी कि इनका योग ऑलरेडी दिया हुआ है 50, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की बारंबारता ही दी गई है, यानी कि जो है कितने किलोग्राम के कितने छात्र हैं वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैसे भी इसका योग जो है वो 50 ही आना चाहिए। और फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, इनका समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समांतर माध्य का यहाँ पर सीधे से फार्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ हो जाएगा। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स आया है 2148 और बटे सिग्मा एक्स हो जाएगा 50। अब 50 से हम इसको भाग कर लेंगे। तो देखिए इधर साइड में हम 50 से भाग कर लेते हैं 21 48 का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 बार जाएगा, तो देखिए 4 बार ले जाएंगे। देखिए 50 दूना 100 होता है और 50 चौको 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार ले जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा नीचे 14 उतार आएगा और ऊपर से 8 उतार लेंगे। अब यहाँ पर 2 बार जाएगा तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 100 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 48 नीचे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जाएगा 9 बार, यानी कि 9 बार अगर हम ले जाएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर 450 आ जाएगा और 450 को जो है 480 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और पॉइंट लगा हुआ है तो आगे 0 भी बढ़ा सकते हैं। अब जो है कितनी बार जाएगा, तो अब देखिए जाएगा 6 बार, यानी कि 50 छक्का 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 बार ले जाएंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा 42.96, यानी कि 42.96 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, थोड़ा अलग टाइप का पूछा गया है, यानी कि अन्य प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो देखिए कहा गया है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि लघु वृत्त पर आंतरिक कोण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा गया है कि मान लीजिए
ये वृत्त का केंद्र है और कहा गया है उसकी जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जैसे ये मान लीजिए एक त्रिज्या हो गई और इसके बराबर ही ये जो इसकी जीवा है, जैसे ये एक जीवा खींची गई तो इसके बराबर ही है। और फिर यहाँ पर देखिए ये एक जो है त्रिज्या हम और इस तरीके से खींच लेंगे तो देखिए जो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। और फिर कहा गया है कि जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जीवा है और ये जो है ये लघु वृत्त है। यानी कि देखिए जो जीवा होती है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर जो ये इतना भाग होगा यहाँ से यहाँ तक ये दीर्घ वृत्तखंड होगा और यहाँ से ये इतना जो होगा वो लघु वृत्तखंड होगा। तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण क्या होगा, जीवा द्वारा जो आंतरित होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोण है, देखिए लघु वृत्त में जो कोण बनेगा वो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो ये कोण हमको ज्ञात करना है इस तरीके से। देखिए ये कोण जो होगा यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये कोण जो होगा ये हमको ज्ञात करना है। और देखिए जो दीर्घ वृत्त में कोण होगा उसको भी यहीं पर आप लोग समझ लीजिए। दीर्घ वृत्त में जो कोण होगा दीर्घ वृत्तखंड में वो ये होगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इन कोणों को हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनका नाम रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और इसका नाम रख लेते हैं ई। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी ओ में। तो देखिए ए बी ओ में देखिए ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। देखिए ओ ए बराबर ओ बी। क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ ए बराबर ओ बी। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं। और देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर होगा ए बी, क्योंकि ये दिया हुआ है कि जो वृत्त की जीवा है वो भी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दिया हुआ है, दिया है। अब देखिए त्रिभुज में जब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जब तीनों भुजाएं बराबर हों तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ओ बराबर हो जाएगा कितना? 60 डिग्री, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। और जब तीनों कोण बराबर हैं तो 180/3 हो जाएगा। तो 3 छंग 18 होता है, यानी कि 60 डिग्री प्रत्येक कोण का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए जो ये कोण है और जो ये कोण है और जो ये कोण है, ये तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 60 डिग्री के। और फिर देखिए हमको निकालना ये कोण है। तो देखिए ये कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए ई बी बराबर 1/2 बृहत कोण ए ओ बी। देखिए बृहत कोण का मतलब देखिए ये कोण हमको नहीं लेना है, ये बाहर वाला कोण लेना है। यानी कि किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है और किसी भी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये कंडीशन यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये परिधि पर बना कोण है तो ये केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, लेकिन इस कोण का आधा ये होता है और इस कोण का आधा ये कोण होता है। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये कोण जो है निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोण होगा ये कितना हो जाएगा? यानी कि पूरा जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है और यहाँ पर ये कोण हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 1/2 बृहत कोण ए ओ बी हमको निकालना है, यानी कि ये कोण ए ओ बी। तो यहाँ पर देखिए 360 - 60 डिग्री हो जाएगा। और जो है यहाँ पर देखिए 1/2 और 360 में से 60 घटा देंगे
तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 डिग्री, और 300 का 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण ए ई बी हमारा निकल आएगा 150 डिग्री। इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। और देखिए एक दूसरा भी तरीका है, यानी कि यहाँ पर जैसे इस कोण को 60 डिग्री हम निकाल चुके हैं, तो हम चाहें तो इस कोण को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कोण को अगर हम निकालेंगे तो ये कोण इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये 30 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए AEBC ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 150 और 30 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा है इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन दोनों क्वेश्चन में क्या करना है कि इनको सरल करना है। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 2 की पावर -2 माइनस, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए 2 की पावर -3 और फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 2 की पावर -2 माइनस देखिए 3 की पावर -2। इसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जितनी भी पावर दी गई हैं वो सब माइनस में हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 1 अपान में कर लेंगे तो सारी जो घातें हैं वो प्लस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 अपान 2 की पावर 2 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1/2 की पावर 3, और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखिए छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की पावर 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लग जाएगा और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए -1/8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और फिर यहाँ पर 1/3 त्रिका 9 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 1/4 माइनस यहाँ पर -1/8 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 चौक 36 होता है। तो यहाँ पर देखिए 36 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो है 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 होगा, यानी कि ऊपर भी जो है 9 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 4 और बटे 9 चौक 36, यानी कि बटे में 36 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/8, और फिर यहाँ पर देखिए 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और बाहर माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगा, तो -5/36 हो जाएगा। अब यहाँ से छोटा ब्रैकेट हटा देंगे, अब मंझला ब्रैकेट ही बचेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और माइनस, तो अब यहाँ पर देखिए 8 और 36 का एलसीएम ले लेंगे तो 8 और 36 का एलसीएम देखिए 72 होगा, क्योंकि 36 तो इसका एलसीएम होगा नहीं, क्योंकि 36 जो है 8 से नहीं कटेगा, इसलिए 36 दूना 72 होता है और 8 नवा 72 होता है, तो 72 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 72 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर देखिए 8 नवा 72 होता है, 9 से गुणा करेंगे तब 72 होगा, तो ऊपर भी 9 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पर देखिए 36 दूना 72 होता है, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 72। और फिर देखिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर देखिए 10 में 9 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है दोनों संख्या माइनस में है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जो है 10 9 19 हो जाएगा, और माइनस का 19 होगा, लेकिन बाहर जब ब्रैकेट के लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का 19/72 हो जाएगा। और इसी स्टेप में हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, और फिर जो है अब यहाँ पर पुनः एलसीएम लेंगे तो 4 और 72 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 4 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 72,
अब देखिए यहाँ पर जो है 4 का कितने से गुणा करें तो 72 होगा, तो यहाँ पर 72 को जो है 4 से भाग कर लेंगे। देखिए 4 एकम 4, और फिर देखिए यहाँ पर बचा जो है 3 और 4 अवट 32, यानी कि 18 चौक 72 होगा। यानी कि 18 से अगर 4 में गुणा करें तो 72 होगा। तो 18 का ऊपर भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और प्लस 19 हो जाएगा, और इसका होल बटे 72 हो जाएगा। अब 18 और 19 को जोड़ेंगे तो देखिए 18 दूना 36, एक 37 हो जाएगा और बटे 72 हो जाएगा। यानी कि 37 बटे 72 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की पावर 5 दिया हुआ है, गुणे दिया हुआ है 16 की पावर -2, और भागे दिया हुआ है 2 की पावर -3। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है किसी अन्य सत्र में। ये जो है यहाँ पर हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि किस सत्र में पूछा गया है, लेकिन मैं जो है हल करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 5, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 16 को जो है 2 की पावर में लिख लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर में इसको लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इसकी होल पावर -2 है, और फिर भागे यहाँ पर 2 की पावर -3 है। और अब जो है देखिए इनका गुणा हो जाएगा पावर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 4 दूना 8, यानी कि -8 हो जाएगा, और फिर भागे 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं जब बेस समान हो। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, और ये 2 पद जो है गुणे में दिए हुए हैं और ये पद जो है वो भाग में दिया हुआ है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन 2 पदों की घातें जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगा 5, और ये जुड़ेगा, लेकिन जो है जुड़ने पर भी माइनस ही होगा क्योंकि माइनस के चिन्ह के साथ में 8 है। तो यहाँ पर जो है 5 प्लस जो है -8 हो जाएगा, और फिर जो है भाग में घातें घट जाती तो इसको हम घटा लेंगे, माइनस हो जाएगा, और माइनस और फिर ब्रैकेट में -3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो है 2 की पावर 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये +3 हो जाएगा। और देखिए अब जो है यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी और माइनस वाली संख्याएं फिर उसमें से घट जाएंगी। तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगा 5 3 8, और माइनस का 8 क्योंकि माइनस का 8 भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 0, क्योंकि 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या की पावर में 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो और चाहे जितनी छोटी हो, अगर पावर में 0 आ रहा है तो उसका मान जो है 1 के बराबर हो जाता है, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपया है, यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये है, और यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो देखिए इसको जैसे हम मिश्र धन निकालते हैं वही मिश्र धन वाला यहाँ पर फार्मूला जो है लगाएंगे, और 8% जो है कहा गया है कि जो है उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है। तो यहाँ पर देखिए जो दर होगी वो यहाँ पर माइनस की ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बढ़ नहीं रहा घट रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो दर है वो माइनस में ले लेंगे, और बाकी जो है इसको हम मिश्र धन की तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन हम इसको मान लेते हैं। देखिए मूलधन दिया हुआ है 15,625, और जो है फिर दर दी हुई है, देखिए दर दी हुई है -8%, और फिर समय देखिए दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर सीधे से हम जो है क्या करेंगे, हम मिश्र धन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर हो जाएगा P,
और फिर 1 यहाँ पर देखिए जो मिश्र धन का फार्मूला होता है वो P और फिर 1 प्लस R बटे 100 की पावर समय होता है, लेकिन यहाँ पर जो है दर जो है माइनस में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस कर लेंगे। 1 माइनस R बटे 100 की पावर T हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पर फिर जो है माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ हम 8 ही रखेंगे। और अगर यहाँ पर हम प्लस लगा दें तो यहाँ पर अगर माइनस रखेंगे तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर A बराबर हो जाएगा P कितना है 15,625 और फिर 1 माइनस R देखिए दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे और बटे 100 हो जाएगा। और फिर पावर में 3 है तो पावर में 3 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15,625 और फिर यहाँ पर देखिए इसको जो है सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे कितना 2 बटे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 बटे 25 लिख लेंगे और 25 एकम 25 और 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 में से 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा, यानी कि हम इसको 23 बटे 25 जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 23 बटे 25 की पावर 3 हो जाएगा। और फिर इसको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अलग अलग करेंगे तो 15,625 गुणे हमारा हो जाएगा 23 गुणे 25 और फिर गुणे 23 23 बटे 25 और फिर गुणे 23 बटे 25, इस प्रकार से 3 बार ये हो जाएगा। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आएगा 12,167, यानी कि जो मिश्र धन है वो आएगा 12,000 जो है 167। तो इस प्रकार से देखिए जब ये 15,000 का टेलीविज़न सेट था और जो 8% जो है उसका मूल्य प्रतिवर्ष घटता है तो 3 वर्ष के बाद इतने रुपए का रह जाता है, ये यहाँ पर निकल करके आया है। और हमको निकालना क्या है कि जो है उसके मूल्य में कितनी गिरावट आई, तो वो गिरावट यहाँ पर निकालना है। तो देखिए गिरावट हम यहाँ पर निकाल लेंगे कितनी गिरावट आई। तो देखिए गिरावट निकालने के लिए जो पहले मूलधन दिया हुआ है, मूलधन में से जो है हम क्या करेंगे, जो ये निकाले हैं ये घटा देंगे 12,167। तो यहाँ पर देखिए 12,167 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 15 में से 7 गया तो 8 बचा और फिर देखिए यहाँ पर कितना बचा 1 बचा। अब 1 में से 6 जाएगा नहीं, इधर से 1 हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा देखिए 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर बचा देखिए 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। और फिर यहाँ पर देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3,458। तो 3,458 रुपये की गिरावट हुई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 का जो सेकंड सेट हुआ था यानी कि सेकंड बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 2020 वाले देखिए पेपर में पुनः ये क्वेश्चन आया है। और सिर्फ इसमें चेंजिंग इतनी है कि यहाँ पर देखिए जो है कहा गया था कि लकड़ी का घनाभ है 2017 के सेकंड सेट में, और यहाँ पर कहा गया है कि लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े, यानी कि यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा लकड़ी की जगह पर लोहा लिख दिया गया है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चेंज नहीं की गई है, सेम वही क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो सीधे से यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई बराबर, तो देखिए लंबाई दी गई है कितनी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। और देखिए चौड़ाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर।
और ऊंचाई दी गई है, देखिए ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए लंबाई कितनी दी हुई 75 गुणे चौड़ाई हो जाएगी 15 गुणे यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी 5। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। और फिर कहा गया है कि इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेते हैं। तो देखिए गुटके की लंबाई बराबर, तो देखिए लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई देखिए दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। और फिर देखिए ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए गुटके का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए गुटके का आयतन, गुटके का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितनी दी हुई है 15 गुणे चौड़ाई हो जाएगी 3 गुणे ऊंचाई हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा गुटके का आयतन। अब देखिए गुटकों की संख्या निकालनी है कि कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे से गुटकों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए गुटकों की संख्या कैसे निकलेगी, गुटकों की संख्या बराबर, तो देखिए जो घनाभ का आयतन है, घनाभ के आयतन को गुटके यानी कि एक गुटके के आयतन से अगर हम भाग कर दें तो जो गुटकों की संख्या है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर सीधे से हम जो है गुटकों की संख्या में यही फार्मूला लगा देंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे, घनाभ का आयतन बटे एक गुटके का आयतन। यहाँ पर चाहे लिख भी लें एक गुटके का आयतन, एक गुटके का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए 75 गुणे 15 गुणे 5 और फिर बटे यहाँ पर हो जाएगा एक गुटके का आयतन। तो देखिए एक गुटके का आयतन कितना निकालें 15 गुणे 3 गुणे 1। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सरल कर लेंगे। तो देखिए 15 पछे 75 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर तीनों पछी 15 होता है, यानी कि नीचे से देखिए संख्याएं खत्म हो चुकी हैं। ऊपर 5 गुणे 5 गुणे 5 कर लेते हैं। तो देखिए 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी कि 125 जो है टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। यानी कि जो गुटके निकाले हैं गुटकों की संख्या कितनी आ जाएगी 125। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी में जो है 3 कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तीनों पक्षी 15 यानी कि 5 आ जाएगा x⁴ और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा देखिए x² और फिर जो है यहाँ पर देखिए 3 छंग 18 यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा और फिर जो है इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 6 पंचे 30 होगा, यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 होगा और 30 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 6 पंचे 30 इसी तरीके से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जोड़ घटा करके x² का जो गुणांक है उसके बराबर संख्या लानी है। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5x⁴ और प्लस यहाँ पर देखिए 6 में से 5 को घटाना है और फिर गुणे x² हो जाएगा और फिर -6 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 5x⁴ हो जाएगा और इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस का 6x² हो जाएगा
और माइनस 5x² हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 बाहर ही रहेगा। अब इसमें से देखिए x² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बचेगा 5 और यहाँ से x² बच जाएगा और फिर यहाँ से बच जाएगा देखिए प्लस का 6 और यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे हम प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। सारी यहाँ पर प्लस का नहीं माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही, तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए बचेगा जो है प्लस का 5x² और फिर यहाँ पर प्लस का बचेगा 6, क्योंकि जब माइनस का कॉमन लेंगे तभी यहाँ पर जो है दोनों जगह पर प्लस हो सकता है, क्योंकि जब इसको अंदर माइनस भेजेंगे तो दोनों जगह पर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस का 1 ही कॉमन लेंगे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 5x² प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए 5x² और प्लस का 6 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पर देखिए बच्चा हमारा x² माइनस का 1। अब जो है इसको पुनः तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 और फिर जो है ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 5x² और प्लस का 6 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं देखिए x² माइनस का 1² और देखिए जब इस रूप में ये हो जाएगा तो इसका एक फार्मूला होता है a² माइनस b² का, तो वो फार्मूला यहाँ पर जो है लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5x² प्लस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक बार जो है x प्लस 1 और एक बार हो जाएगा x माइनस 1, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 ब्रैकेट के बाहर रहेगा और फिर 5x² प्लस 6 और फिर एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1। तो इस प्रकार से प्रीवियस पेपर 2020 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।